नमस्ते बच्चों, अध्याय 15 के भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रैखिक आलेख और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं रैखिक आलेख। तो चलिए देखते हैं रैखिक आलेख। रैखिक आलेख की परिभाषा हमने पिछले भाग 1 में पढ़ी थी कि रैखिक आलेख कब बोलेंगे, जब कोई रेखा आलेख है वो एक अखंडित रेखा का भाग बन जाता है, यानी एक अखंडित रेखा के रूप में बन जाता है, तो वो होता है रैखिक आलेख। अब रैखिक आलेख को दर्शाने के लिए एक बिंदु की स्थिति हमें महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और उस बिंदु की स्थिति को निर्धारण करने के लिए हमें दो निर्देशांक चाहिए होते हैं। एक होता है x निर्देशांक और दूसरा होता है y निर्देशांक। ये दो निर्देशांक हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में संबंध इस आलेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर क्या होते हैं, बिंदु की स्थिति क्या होती है, हम अभी देखते हैं। तो बिंदु की स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, कोई भी बिंदु है, मैंने यहां पर एक बिंदु रख दिया, यहां पर एक बिंदु बना दिया, और आपसे मैं ये पूछूं कि इस बिंदु की स्थिति क्या है। अब इससे आप क्या समझोगे कि बिंदु की स्थिति का मतलब आप कहना क्या चाहते हो। अब इस बिंदु की स्थिति हम तभी बता सकते हैं जब मैं ये कहूं कि इस बोर्ड का कोई मैं स्थान दे दूं और वहां से कहूं कि इसकी स्थिति क्या है, तब आप इसको आसानी से बता सकते हो। मान लो मैं ये कहूं कि इस कोने से इस बिंदु की स्थिति क्या है, तो आप क्या करोगे, पहले इस बिंदु की सीध में इधर ऐसे चलोगे इतने, और उसके बाद में ऊपर ऐसे चलोगे। तो आप कहोगे, मान लो आप इधर 30 मीटर चले या 30 सेंटीमीटर चले और ऊपर चले आप ऊपर आपको मान लो 20 सेंटीमीटर फिर से चलना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे कि इसका जो ये बाएं वाला कोना है इस बोर्ड का बाएं वाला कोना है, उससे इस बिंदु की स्थिति क्या है कि यहां से ये 30 मीटर तो 30 सेंटीमीटर इधर दूरी में है, और फिर हमें 20 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चलना पड़ा। ये इसकी स्थिति है। तो आलेखों में जब इनकी स्थिति दर्शाएंगे तो किस तरह से दर्शाएंगे, देखिए आलेखों में हम x का उपयोग करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है और एक होती है क्षैतिज अक्ष। दो x होती है, किस तरह की होती है, देखिए इसमें हमें इधर चलना पड़ा और एक ऊपर चलना पड़ा, तो ये 2x हो जाती है। 2x कौन कौन सी होती है और कैसी होती है वो अभी हम देखते हैं। देखिए, आलेखों के लिए एक ऐसी क्षैतिज x होती है जिसको हम क्षैतिज x या x बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है क्षैतिज x, अथवा इसका दूसरा नाम होता है x यानी कि x एक्सिस, ठीक है। अब एक होती है इस तरह से ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर एक्सिस होती है, यानी ऊर्ध्वाधर x होती है, ऊर्ध्वाधर x होती है, और इसका दूसरा नाम होता है y-x। क्या नाम होता है, y-x नाम होता है। ये दो नाम इसके हैं और ये दो नाम इसके हैं, ठीक है। ये दो नाम इसके हैं और ये दो नाम इसके हैं। यहां पर ये दोनों काटती है, इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है, मूल बिंदु नाम होता है। और जहां पर भी कोई पॉइंट होगा, जहां पर भी दूसरा कोई बिंदु होगा, उसकी स्थिति हम हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष ही निकालेंगे। तो मूल बिंदु यहां पर होता है, इसकी x एक्सिस से भी दूरी 0 होती है और y एक्सिस से भी दूरी क्या होती है, 0 होती है।
तो हमें ये समझ में आ गया कि क्षैतिज एक्स कौन सी होती है और ऊर्ध्वाधर एक्स कौन सी होती है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें समझ में आ गया। और तीसरी चीज हमें समझ में आई है मूल बिंदु। मूल बिंदु कहाँ होता है? जहां पर ये ऊर्ध्वाधर एक्स और ये क्षैतिज एक्स दोनों काटती है, वो बिंदु होता है मूल बिंदु। ठीक है, अब कोई भी बिंदु, यहां पर बिंदु लगा दिया मान लो मैंने, तो इस बिंदु की स्थिति किसके सापेक्ष? इस मूल बिंदु के सापेक्ष होते हैं। यानी इस मूल बिंदु से मुझे इधर कितना चलना पड़ेगा, फिर इधर कितना चलना पड़ेगा, तो वो इस बिंदु की स्थिति हो जाएगी। मान लो मुझे इस एक्स पर मुझे 3 सेंटीमीटर चलना पड़ा और ऊपर मुझे 4 सेंटीमीटर चलना पड़ा, तो मैं कह सकता हूं, मान लो इस बिंदु का नाम एक ए है, तो मैं कह सकता हूं इस बिंदु की जो स्थिति है वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यानी कि मुझे 3 सेंटीमीटर इधर आना पड़ा, फिर 4 सेंटीमीटर नीचे जाना पड़ा। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सिस है, ये ऊपर, इससे ऊपर और इस एक्सिस के इधर ये होते हैं धनात्मक। इधर धनात्मक होंगे, ऊपर भी धनात्मक होंगे। यानी कि यहाँ पर जो भी अपनी दूरियां नापेंगे वो यहाँ से ये क्या होगी? धनात्मक में होगी, और ये ऊपर जाने वाले भी धनात्मक होगी। लेकिन यहाँ से इधर आने वाली ये होगी ऋणात्मक, और ये भी क्या होगी? ऋणात्मक नीचे। यानी कि ऊर्ध्वाधर में इस मूल बिंदु से नीचे जो भी राशियां आएगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। इसी तरह से मूल बिंदु से बाएं तरफ है क्षैतिज एक्स यानी एक्स एक्सिस में क्या आएगी? राशियां आएगी, वो ऋणात्मक होगी। यानी इधर को हम यहां कह सकते हैं माइनस का एक्स एक्स। ठीक है, और इसको कह सकते हैं माइनस का वाई एक्स कह सकते हैं, माइनस का वाई एक्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से हमें ये पता चला। अब इस बिंदु की स्थिति बताएंगे, तो इधर तो 3 चलना पड़ा, लेकिन ये नीचे 4 चलना पड़ा, तो इसमें -4 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए, हमने सबसे पहले इन दोनों एक्सों के बारे में जाना है, उसके बाद मूल बिंदु के बारे में, अब बिंदु की कोई स्थिति है उसके बारे में हमने जान लिया है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, एक यहां पर ग्राफ हम बनाकर उसमें हम ढंग से इसको देखेंगे। देखिए कैसा होता है आलेख, यानी ग्राफ कैसा होता है, और उसमें ये बिंदुओं की स्थितियां देखेंगे, और उसके बाद में इसमें निर्देशांक को देखेंगे। देखिए, तो दोस्तों ये होता है ग्राफ आलेख। ठीक है, इसमें देखिए ग्राफ में ये y एक्सिस हो गई, x हो गया, ये x एक्स हो गया। ठीक है, यहां पर क्या आ गई? ऋणात्मक आ गई। देखिए इधर ये ऋणात्मक है, और उधर धनात्मक है। इसी तरह से नीचे ऋणात्मक है और ऊपर क्या है? धनात्मक है। ये क्या है? ये यहां पर क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है, ये यहां पर क्या है? मूल बिंदु है। अगर हमें ये पूछे कि मूल बिंदु की स्थिति क्या है, तो मूल बिंदु x, जो x एक्स है उससे भी 0 दूरी पर है, और y से भी 0 दूरी पर है। मैं अभी आपने x एक्सिस और ये देख ली। इसके अलावा हमने ये सीखा था किसी बिंदु की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। अब मान लो इसमें ये देखिए, ये जो डिब्बे से हैं ये सभी 1 सेंटीमीटर के डिब्बे होते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर कोई मान लो बिंदु दिया हुआ है, यहां पर कोई बिंदु है। ठीक है, अब मैं इसकी स्थिति में बताना चाहूं तो कैसे बताऊंगा? देखिए किसी भी बिंदु, इसका नाम बिंदु ए है। अब हम जानेंगे, पहले हमने एक प्रयोग तौर पर हमने एक स्थिति जानी। अब हम एकदम अच्छे तरीके से, यानी कि औपचारिक तरीके से, जो सही तरीका है उस तरीके से इस बिंदु की स्थिति इस पर जानेंगे। देखिए ये एक्स एक्सिस है, हमें अच्छी तरीके से मालूम है। तो किसी भी बिंदु की स्थिति जाननी है तो एक तो पता है कि इस मूल बिंदु के सापेक्ष जानेंगे। तो इस मूल बिंदु से सबसे पहले हमें किधर चलना है? सबसे पहले हमें चलना है कि ये हमें एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ रहा है, एक्स एक्स पर। तो इधर हमें 4 तक आना पड़ेगा। कितना आना पड़ेगा? 4 तक। फिर ऊपर चलेंगे तो यहां पर ऊपर तक भी कितना चलना पड़ा? हमें 4 तक चलना पड़ा।
तो इसकी जो स्थिति लिखेंगे तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जितना हमें एक्स एक्स में चलना पड़ा। एक्स एक्स में इधर कितना चलना पड़ा, 4, फिर वाई एक्स में कितना चलना पड़ा, 4। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण ये लेते हैं कि मैंने यहां पर बिंदु बना दिया, यहां पर बिंदु बना दिया, तो अब मेरे को x में कितना चलना पड़ा, देखो यहां से 5 तक चलना पड़ा, फिर मैंने क्या ऊपर चला, कितना चला, देखिए 2 तक चला मैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये बिंदु B मान लो, पहले क्या लिखेंगे, x वाला इधर चलना पड़ा, ये देखिए -5, यानी -5 आ गया, पहले लिखेंगे। उसके बाद में ऊपर वाली स्थिति लिखेंगे, कितना चलना पड़ा, 2 चलना पड़ा। तो जो बिंदु B की जो स्थिति है, जो मूल बिंदु के सापेक्ष हुआ है -5,2। ठीक है, -5,2। तीसरा एक और बिंदु लेके देखते हैं हम। यहां पर मान लो कोई बिंदु है, तो मुझे x में इधर कितना चलना पड़ा, 6 चलना पड़ा। ठीक है, ये C बिंदु है, x में कितना चलना पड़ा, 6। पहले x का लिखना, फिर y का लिखना। ठीक है, फिर मेरे को y में कितना चलना पड़ा, 2। तो ये क्या हो गए, ये क्या होगी, बिंदु C की स्थिति होगी किसके, मूल बिंदु के सापेक्ष। अब देखिए इनका नाम क्या होता है। अब हम बार बार स्थिति शब्द यूज नहीं करके कुछ दूसरा शब्द काम में लेंगे। देखिए जो A के 4,4 आए हैं और B के -5,2 आए हैं और C के जो 6,2 आए हैं, तो ये जो है इनको हम बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। यानी कि अब हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, A के निर्देशांक है, ये क्या है, B के निर्देशांक है, ये C के क्या है, निर्देशांक है। अब इनमें देखिए जो यहां पर x का मान आया है, जैसे A में x का मान कितना आया है, A में x का मान आया 4, B में x का मान कितना आया, -5। ठीक है, इसी तरह C में x का मान क्या आया, x का मान आया हमारे, x का मान इसमें आया 6। तो ये जो x का मान होता है इसको हम बोलते हैं x निर्देशांक। क्या बोलते हैं, x निर्देशांक। ठीक है, इनको पूरों को मिला के हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक। ठीक है, अलग अलग हो तो इनमें x वाले को x निर्देशांक बोलेंगे और y वाले को क्या बोलेंगे, y निर्देशांक। जैसे कि A में y क्या आया था, 4, B में y क्या आया था, 2, C में y क्या आया था, 2 आया था। तो इनको हम बोलेंगे y निर्देशांक। क्या बोलेंगे, y निर्देशांक। क्या बोलेंगे, y निर्देशांक। तो सबसे पहले हमने ये एक्सिस, दोनों एक्स सीखी थी। उसके बाद में एक बिंदु की जो स्थिति थी वो सीखी थी कि हमें किधर चलना पड़ा, ऊपर चलना पड़ा, इधर चलना पड़ा। उसके बाद में हमने सीखा कि उस स्थिति को कैसे लिखना है, पहले एक्स को लिखना है, फिर वाई को लिखना है। फिर हमने उनका नामकरण किया, उनको क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। और उसमें जो y की वैल्यू आई है, देखिए y की वैल्यू का मतलब ऊपर जितना चलना पड़ा वो y की वैल्यू है, और x की तरफ जितना चलना पड़ा वो x की वैल्यू है। यानी पहले x की लिखेंगे फिर y की लिखेंगे। तो जो x की वैल्यू है उसको x निर्देशांक बोलेंगे और जो y की वैल्यू है उसको y निर्देशांक बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गई है बिंदु की स्थिति। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने पहले ही समझ लिया है। देखिए अगर ये मूल बिंदु है, यहां पे से मान लो 3 इकाइयां इधर x की तरफ चलना पड़ा, फिर 4 इकाई y की तरफ चलना पड़ा, तो क्या आया हमारे पास, जो बिंदु की स्थिति आई 3,4। ठीक है, यानी कि इससे पता चला, ये वाला 3 है, इससे पता चला कि कितना इधर चलना पड़ा, और इससे पता चला कितना ऊपर चलना, कितनी इकाई ऊपर चलना पड़ा। इसी तरह से ये भी हम पहले सीख चुके हैं कि ये क्या है, क्षैतिज अक्ष या अथवा एक्स अक्ष है, और ये मूल बिंदु है। हमें पहले, अब मूल बिंदु के जो अक्षांश है वो कितने होंगे, मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु क्या है, ये क्षैतिज एक्स और ऊर्ध्वाधर एक्स है, इन दोनों से 0, 0 की दूरी पर है। तो इसके जो मूल बिंदु के अक्षांश होंगे वो 0,0 होंगे, क्योंकि दोनों में 0, 0 है, दोनों 0, 0 पर आ रहे हैं। तो मूल बिंदु के अक्षांश हमेशा, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होंगे, 0, 0 होंगे। तो हमें इन थोड़ी बहुत इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि मूल बिंदु के अक्षांश क्या होंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे,
मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 होंगे हमेशा, क्योंकि ये दोनों की जहां पर मिलती है, इसमें देखिए ये दोनों यहां मिलती है तो यहीं पर ये है, तो यानी इससे भी दूरी 0 है और इससे भी दूरी 0 है, तो 0,0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना है कि ये हमने पहले सीख लिया है कि इधर 3 आने का मतलब क्या हुआ, इधर हमें 3 चलना पड़ा, और ऊपर 4 आने का मतलब क्या हुआ कि हमें 4 इकाई ऊपर चलना पड़ा है। तो अब देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं कि निम्न बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज ग्राफ शीट पर क्या करना है, अंकित करना है, और हमें जांच करनी है कि वह क्या एक सरल रेखा पर स्थित है क्या, ये हमें जांच करनी है। तो देखिए निर्देशांक दिए हुए, ए के निर्देशांक है 4,0, निर्देशांक अब अपने अच्छे तरीके से समझने लगे हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो बी के निर्देशांक दिए 4,2 और सी के दिए 4,6 और डी के दिए 4,2.5। अब पहले तो हमने वो देखा था, अब हम पहले बिंदु दिया था और इसकी स्थिति बतानी थी। ठीक है, अब हमें क्या है कि इसके निर्देशांक दिए हैं और उसको क्या करना है, बिंदु को उस पर अंकित करना है। ठीक है, पहले अंकित था उसको हम बता रहे थे, अब बिंदु को अंकित करना है और हमें निर्देशांक दिए हुए। तो देखते हैं इसको कैसे अंकित करते हैं। ये देखिए एक ग्राफ है, ये ग्राफ शीट, ठीक है, वर्गा ग्राफ शीट है ये। तो इस पर ये पहले हम पहला प्रश्न करते हैं, इसमें 4 बिंदु दिए हुए। पहला बिंदु है बिंदु ए है 4,0। देखिए बिंदु ए दिया है 4,0, इसका मतलब क्या हुआ, जो x का निर्देशांक है वो 4 है और y का निर्देशांक है वो 0 है, यानी x की तरफ हमें कितनी इकाइयां चलनी है, 4, 1 2 3 4 यहां तक चलना है, और y में 0 चलना है, यानी y में चलना ही नहीं है। तो बिंदु कहां गया, यहां आ गया। कहां आ गया, बिंदु आ गया यहां पर, है ना। तो ये बिंदु A है और इसके निर्देशांक क्या है, 4,0। 4,0 है, इसलिए क्या है, y एक्सिस पर हमें नहीं चलना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा बिंदु है 4,2, B क्या है, 4,2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इधर 4 चलो, इधर 4 चले, फिर ऊपर चलो 2, 1 2, यहां पर आ गया कौन, B आ गया। ठीक है, और B के निर्देशांक कितने हैं, 4,2। ठीक है, 4,2 आ गए। और तीसरा है 4,6। तीसरा क्या है, 4,6 C है, C 4,6 है, यानी कि इधर तो कितना चलना है, 4, और ऊपर कितना चलना है, 6, यानी 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ गए। ये आ गया C अपना, ये C आ गया, तो ये आ गया 4,6। ठीक है, तीसरा है 4,2.5, यानी D दिया हुआ है 4,2.5, इसको अंकित करना है। तो इधर 4 चले, इधर 2, 1 2 और 0.5, इसको B को मैं यहां लिख देता हूं, 4,2.5। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो डिब्बे होते हैं इनके बीच में 10 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वीं। ये पहले भी हमने जूम करके वो मैंने बताई थी, 10 लाइनें होती है। और इन 10 लाइनें कितने बता रही है, इन दोनों के बीच में संख्या कितनी बढ़ रही है, 10 लाइनों से एक संख्या बढ़ रही है, यानी एक लाइन से कितनी बढ़ेगी, 0.1। ठीक है, देखिए 10 लाइन कितनी संख्या बढ़ा रही है, 1। तो एक लाइन कितनी संख्या बढ़ाएगी, 1/10, यानी 0.1 होगा। और हमें दिया हुआ है 2.5, है ना। तो 2.5 में 5 लाइन आएगी, तो 1 2 3 4 5वीं लाइन इसके सीध में यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा D। ये क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो ये आ गया D, ये 4,2.5। अब हमें बताना है कि क्या ये सभी एक ही लाइन पर है क्या। देखिए ये सभी इस लाइन पर है सभी, अगर इसको मिला दें इन सबको तो एक लाइन बनती है, तो हमें ये कह सकते हैं ये सभी एक ही लाइन पर है। देखिए, और इसका पहचानने का दूसरा तरीका देखिए, इन सभी में x समान है,
यानी कि सभी में जो x का निर्देशांक है वो समान है। इस चीज का ध्यान रखना कि किन्हीं 3 या 4 में अगर x का निर्देशांक समान है, x का निर्देशांक सब में समान आएगा तो क्या होगा, x का निर्देशांक समान आएगा तो वो क्या होगी, सीधी रेखा पर आएंगे, सीधी रेखा पर आएंगे और किसके समांतर होंगे, वाई एक्स के समांतर होंगे। किसके समांतर, वाई एक्स के समांतर होंगे। ठीक है, देखिए ये अगर लाइन बनाए तो ये वाई एक्स के समांतर आई ना। ठीक है, इसी तरह से बात नंबर 2 ये है कि अगर y निर्देशांक समान आए सभी, यानी कि अगर यहाँ 4 हैं, चारों में y निर्देशांक समान होते हैं, y निर्देशांक समान होंगे तो क्या होगा, y निर्देशांक समान होंगे तो ध्यान रखना सीधी रेखा पर आएंगे, एक सीधी रेखा पर आएंगे और वो सीधी रेखा किसके समांतर होगी, x x के समांतर होगी। किसके समांतर होगी, x x के समांतर एक सीधी रेखा आएगी। तो ध्यान रखना जब सब में x का निर्देशांक समान तो y x के समांतर एक सीधी रेखा, और अगर y x के सभी निर्देशांक समान तो x x के समांतर एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, P11 Q22 R33 और S44 है। 1 1 2 2 3 3 4 4 है। ठीक है, तो यहीं पर हमें दर्शाना पड़ेगा, तो इसको हमें एक बार मिटा देते हैं। पहला प्रश्न हमारे समझ में आ गया है आसानी से। ठीक है, तो अभी हम दूसरा प्रश्न करेंगे इसमें P दिया हुआ है P11 और Q दिया हुआ है 2 2 और R दिया हुआ है 3 3 और S दिया हुआ है 4 4। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब देखिए P11 1 का मतलब 1 इधर चलो, फिर 1 ऊपर चलो, कहाँ आया, यहाँ पर क्या आ गया, P आ गया। ठीक है, ये आ गया P11, फिर Q22 यानी 2 इधर चला, 2 ऊपर चला, यहाँ पर आ गया, ये आ गया Q, ये 2 2 है, फिर 3 3 यानी कि R33 में यहाँ पर x पर 3 चला और यहाँ पर 3 चला तो ये आ गया यहाँ पर R, तो ये R33 आ गया। ठीक है, और उसके बाद में S कहता है 4 4, यानी इधर में x पर 4 चला और ऊपर 4 चला तो यहाँ पर आ गया मैं S, यहाँ पर क्या हो गया S 4 4। ठीक है, ये 4 बिंदु आ गए। अब देखिए कि एक सीधी रेखा में है या नहीं, इसके लिए इन सभी को मिलाइए, एक सीधी रेखा बनती है क्या, देखिए एक सीधी रेखा बन रही है, यानी कि एक क्या है, एक सीधी रेखा के ऊपर स्थित बिंदु है। ठीक है, तो ये इनको अंकित कर दिया। हम सीख रहे हैं धीरे धीरे अंकित कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो P का एक निर्देशांक थे तो 1 इधर चले, 1 ऊपर चले, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं वहां पर बिंदु बना दिया, तो ये क्या हो गया, P का एक बिंदु हो गया। इसी तरह से Q का, R का और S का हमने बना लिया। अब सीधी रेखा में है या नहीं, इसके लिए इन सभी बिंदुओं को मिलाया तो एक सीधी रेखा बन रही है या नहीं बन रही, तो एक सीधी रेखा बन रही थी। इसका मतलब ये क्या है, एक सीधी रेखा पर स्थित है। आगे वाला देखिए, आगे दिया हुआ है K 2 3 L 5 3 M 5 5 और N 2 5। देखते हैं यहां पर क्या है K दिया हुआ है 2,3, यानी इसके निर्देशांक है 2,3। तो मैं चलता हूं यहां से, इतना 2 चला, फिर यहां पर 1 2 3 चला, ये आया K, ये K है, ये 2 3 2,3 है, ये K आ गया 2,3 और L आ गया 5,3, L आ गया 5,3। ठीक है, अब देखिए M 5,5 है, M 5,5 है, देखिए 5, यहाँ 1 2 3 4 5 चले, ऊपर भी 1 2 3 4 5 चलेंगे, तो ये चले 5। ठीक है, M आ गया 5,5। ठीक है, उसके बाद में N है 2,5, N कितना है 2,5 है। ठीक है, तो देखिए
1 2 इधर चले, ऊपर चलना पड़ेगा 5, 1 2 3 4 5 चले यहां पर, ठीक है। ये आ गया n है 2,5। अब क्या ये एक सीधी रेखा में है क्या, मिलाते हैं भाई, मिलाया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये एक सीधी रेखा में नहीं है। तो ये क्या आए थे, सीधी रेखा में आए थे, ये क्या आए थे, सीधी रेखा में आए थे, ये सीधी रेखा में नहीं आए थे, इनको जोड़ा तो सीधी रेखा में नहीं आए। तो अब हमें अच्छे तरीके से किसी भी बिंदु को ग्राफ पर अंकित करना आ गया है, और हमने ये भी सीख लिया है निर्देशांक क्या होते हैं, x निर्देशांक क्या होता है, y निर्देशांक क्या होता है। इससे आगे चलते हैं। अब आगे प्रश्न है, आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। यहां पर हमें शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं, यानी कि ग्राफ में दिया हुआ है, ये मूल बिंदु दिया हुआ है, इधर मूल बिंदु दिया हुआ है, और इसके सापेक्ष इधर ग्राफ बना दिया हमारे, और हमें क्या दिए हैं, शीर्ष यानी कि बिंदु दिए हुए हैं, और उनके निर्देशांक बताने हैं। तो बहुत आसान होंगे हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि पहले हम इधर चलेंगे तो इधर हमें 2 चलना पड़ा, ठीक है। अलग अलग निकालते हैं, चलो। सबसे पहले ये बिंदु A है, ये बिंदु A है, तो इसमें देखिए A बिंदु के लिए, बिंदु A के लिए हम बिंदु A के निर्देशांक निकालते हैं। तो बिंदु A के लिए हमें x में कितना चलना पड़ रहा है, x में चलना पड़ रहा है 1 और 2 इकाई इधर चलना पड़ रहा है, और y में कितना चलना पड़ रहा है, y में चलना ही नहीं पड़ा, यानी कि y के निर्देशांक क्या हो गए, 0 हो गए, क्योंकि y में चलना ही नहीं पड़ा। तो a के निर्देशांक कैसे आए, a के x वाले तो आ गए 2, क्योंकि 2 इकाई चलना पड़ा, और y में हमें चलना ही नहीं पड़ा। तो a के जो y वाले बिंदु है, यानी y के निर्देशांक है, वो आ गए 0, ठीक है। अब b की स्थिति देखते हैं। b के लिए पहले हमें इधर 2 इकाई चलना पड़ा, फिर ऊपर चलना पड़ा 1 2 3 तक चलना पड़ा, तो यानी कि b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2,3, ठीक है। अब c के निर्देशांक देखो, c में हमें x की तरफ जाना पड़ा क्या, नहीं जाना पड़ा, x की तरफ नहीं जाना पड़ा, तो x के निर्देशांक 0। उसके बाद में y पर कितने, y की तरफ कितना चलना पड़ा, 1 2 3 चलना पड़ा, तो यहां पर आ जाएंगे y के निर्देशांक 3, यानी कि c के निर्देशांक आ गए 0,3। अब आगे देखिए, ये a b c, अगर यहां पर भी अगर ऐसी आकृति, ये देखिए इससे आकृति बनाई हुई है, तो यहां पर भी इसके शीर्ष है, यानी कि ये O है, यानी मूल बिंदु वाला O है, ये भी इसका शीर्ष है। तो इसमें ना तो x में चलना पड़ा ना y में चलना पड़ा, तो इसके निर्देशांक हो गए 0,0। अब देखिए आकृतियां दी हुई, इनके शीर्ष बताने, तो ये आयत थी, इसके शीर्ष बता दिया। अब देखिए यहां पर एक ये बनाई हुई है, इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज बनाई हुई है, इसके शीर्षों के भी निर्देशांक हमें ज्ञात करने। तो ये S हो गया एक, तो ये R हो गया, Q हो गया, P हो गया, ठीक है। तो ये तो आयत वाले आ गए, जो आयत दी हुई थी इसके आगे सारे शीर्ष आ गए। अब हमें समांतर चतुर्भुज जो बनाई हुई है, और इस समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है, इसका नाम है PQRS। इस PQRS के शीर्षों के हम क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो P के लिए देखो हमें क्या करना पड़ा, पहले 1 2 3 4, x में कितने चलना पड़ा, 4 चलना पड़ा इसके लिए। तो P का x निर्देशांक क्या आ गया, 4। अब हमें y की तरफ कितना चलना पड़ा, 1 2 3 चलना पड़ा, तो y के निर्देशांक कितने आ गए, 3। तो P के जो निर्देशांक है वो कितने हो गए, 4,3, ठीक है। अब देखिए Q का, देखिए Q के लिए हमें कितना चलना पड़ा, इधर x की तरफ 1 2 3 4 5 6 चलना पड़ा। तो Q का x निर्देशांक कितना हो गया, 6 हो गया। अब y निर्देशांक देखिए, y के लिए हमें एक इकाई ही चलना पड़ा, तो y निर्देशांक हो गए 1। तो Q के निर्देशांक आ गए 6,1।
अब r का देखिए, r के लिए हमें क्या करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 चलना पड़ा, किधर, x की तरफ। तो r के लिए x का निर्देशांक हो गया 6। इसी तरह से अब ऊपर कितना चलना पड़ा इसके लिए, तो 1 2 3 4 5 चलना पड़ा। तो ऊपर यानी कि y के निर्देशांक हो गए 5, ठीक है। तो r के निर्देशांक आ गए 6,5। अब देखिए s का, देखिए s के लिए x में कितना चलना पड़ा, 1 2 3 4 चलना पड़ा। तो s के लिए आ गया 4, x का निर्देशांक। अब y का देखते हैं, ऊपर कितना चलना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 चलना पड़ा। तो y का निर्देशांक हो गए 7। तो s के निर्देशांक आ गए 4,7। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक आ गए। अब एक त्रिभुज बनाया हुआ है, तो त्रिभुज में देखिए जो L दिया हुआ है, त्रिभुज LKM, तो इसमें L के निर्देशांक क्या आएंगे, इधर से देखिए x में 7 चलना है तो 7, और y में 7 चलना है तो 7, ठीक है। और k के निर्देशांक देखेंगे तो x में 10 चलना है तो 10, और y में इधर 5 चलना है तो 5 आ गए, ठीक है। इसी तरह से m के निर्देशांक निकालेंगे तो इधर 10 चलना, तो ये आ गया m का x वाला निर्देशांक 10, और y का निर्देशांक आ गया 8। इस तरह से ये त्रिभुज LKM के भी निर्देशांक आ गए हैं। तो इस तरह से हमने इन विभिन्न प्रकार की दी गई आकृतियों के शीर्षों के निर्देशांक निकाल दिए हैं, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि बिंदु की स्थिति में x निर्देशांक, y निर्देशांक और उसके बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अतः हमने इनके सभी शीर्षों के निर्देशांक निकाल दिए। आगे चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है तथा कौन सा असत्य है, यानी कि हमें ये विभिन्न कथन दिए हुए हैं आलेख या निर्देशांकों के बारे में, तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ये सभी अब तक जितनी हमने चीजें सीखी है उन्हीं पर है। तो देखिए, कोई बिंदु, ध्यान से देखना, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है, ठीक है, और y निर्देशांक शून्यतर है, यानी शून्यतर यानी कि शून्य से अलग है, यानी शून्य नहीं है, तो वो y x पर स्थित होता है। इसने कहा कि x का निर्देशांक 0 है, यानी कि x में हमें चलना ही नहीं है बिल्कुल भी, और y में चलना है, तो वो हमेशा y x पर स्थित होगा। क्या ऐसा सत्य है क्या? देखिए यहां पर अगर हम ये ग्राफ बनाएं और ये मूल बिंदु हो, ठीक है, यानी कि अब हमें क्या करना है, मान लो ये हमें दे दिया 0,5, तो देखिए मान लो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से इधर 1 2 3 4, इसको मान लो ए नाम दे दिया 5। इसमें ये इसको सेटिस्फाई आराम से ये वाली सेटिस्फाई कर रहा है इसको, यानी देखिए निर्देशांक x के 0 है और निर्देशांक y के शून्यतर है, यानी कि 0 से अलग है, 0 नहीं है। तो इसमें देखो y के 0 नहीं है, x के 0 नहीं है, तो x में चलना ही नहीं, y में कितना चलना है, 1 2 3 4 5 चलना, यहां पर आएगा बिंदु ये, यानी ये आ गया 0,5। किस पर आया, y एक्सिस पर आया। तो जितने भी लेंगे x में चलना नहीं है क्योंकि x में 0 है, तो इस पर ही आएंगे, ऊपर नीचे, इस पर नीचे। यानी कि ये बिल्कुल सत्य है कि कोई भी बिंदु जिसका x निर्देशांक अगर 0 होगा तो y निर्देशांक 0 नहीं होगा, तो वो हमेशा y x पर ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक 0 है तथा x निर्देशांक अगर 5 है तो वो y x पर स्थित होगा। इसको देखते हैं, इसमें y निर्देशांक हमने क्या कर दिया है 0, इसको 1 2 3 4, ये y है और ये है 1 2 3 4 5 6, ये x है, ये y है। तो हमने कहा कि जो
y निर्देशांक है वो तो शून्य है, सॉरी y निर्देशांक वो तो शून्य है और x वाला है 5, यानी 5,0 ये किसी a के निर्देशांक है। तो ये कह रहा है ये y एक्स पर होगा। देखिए 5 चलना है x पर और y पर तो चलना ही नहीं है, y पर चलना ही नहीं है, तो ये कौन सी x पर आया बताओ? ये आया x एक्स पर आया। कौन से पर आया? x एक्स पर आया है, ये y एक्स पर नहीं आया। ये किस पर होगा? x एक्स पर होगा। यानी कि जब y 0 होगा ना तो वो x एक्स पर आएगा हमेशा, और x 0 होगा तो वो y एक्स पर आएगा। यानी कि ये जो दिया हुआ है ये गलत है। यहां पर x एक्स पर आएगा, यानी कि ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। तीसरी चीज कहा है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। यहां पर ये ना तो हमें यहाँ x पर कितना ही चलना पड़ रहा, ना y पर चलना पड़ रहा, तो इसके जो निर्देशांक होंगे 0,0 होंगे। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये बीच वाला एक गलत है, बाकी दोनों क्या है? सत्य है। ठीक है, तो हमने जो चीजें अब तक जो पढ़ी थी उनके बारे में 3 प्रश्न थे कि हमें अच्छी तरीके से मालूम हो गए या नहीं हो गए। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि हम अच्छे तरीके से x निर्देशांक, y निर्देशांक और बिंदु के निर्देशांक, बिंदु को कहाँ अंकित करना है और बिंदु की स्थिति क्या है वो हम आसानी से अब आराम से बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे अध्याय 15 का भाग 2 रेखिक आलेख, जिसमें हमने रेखिक आलेख के बारे में सीखा और बिंदु की स्थिति सीखी, उसके x निर्देशांक सीखे, y निर्देशांक सीखे, बिंदु के निर्देशांक सीखे, बिंदु को कहाँ अंकित करना है, ये सभी चीजें हमने भाग 2 में सीखे हैं। इससे आगे के कुछ अनुप्रयोग हैं, यानी कि आलेखों के कुछ अनुप्रयोग है, वो हम आगे के भाग 3 में सीखेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।